सारा घर गुब्बारों से सजा हुआ था क्योंकि आज चिंटू का बर्थडे था। उसके सभी दोस्त भी आए हुए थे। दादी मेरा गिफ्ट का। आले मिला राजकुमार, तू जो कहेगा तुझे मिलेगा। बता क्या चाहिए तुझे? मुझे हेलीकॉप्टर वाला टॉय चाहिए दादी। हाँ बेटा, हम तेरे लिए वो खिलौना जरूर लेकर आएंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। आजा अब केक काट, तेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं ना। नहीं, अभी केक कैसे काट सकते हैं, अभी तो मम्मी ऑफिस से आई नहीं है। चिंटू की बात से जैसे सरला का गुस्सा फिर से ताजा हो जाता है। ओफो, अभी तक महारानी ऑफिस से नहीं आई। न जाने ऐसी कौन सी नौकरी है जो अपनी इकलौते बेटे के जन्मदिन से भी ज्यादा जरूरी है। छोड़ो ना सरला, ये वक्त तमाशा करने का नहीं है। बहू को फोन मिलाओ। जैसे कि मैंने कोशिश नहीं की होगी। अरे उसका फोन बंद आ रहा है। आने दो उसे, आज आमने सामने बैठकर ही ठीक से बात होगी। फिलहाल चिंटू का जन्मदिन खराब नहीं होना चाहिए। जैसे तैसे चिंटू को मनाते हैं और वो केक काट लेता है। लेकिन काफी देर रात तक जब दीपाली नहीं आती तब बेचारा चिंटू थक हार कर सो जाता है और आखिर में रात के 9:30 बजे घर का दरवाजा धीरे से खुलता है। मम्मी जी, मैं आ गई। वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है तू आ गई है, लेकिन जरा ये भी तो बताओ आखिर ये कौन सा समय है घर आने का? ये घर है या होटल? माफ कीजिए, मैं मानती हूँ आज बहुत देर हो गई घर आने में, लेकिन मम्मी जी एक इंटरनेशनल क्लाइंट है अमेरिका का, उसके साथ कंपनी एक बहुत बड़ी डील साइन करवाना चाह रही थी और तुम्हें छोड़कर कंपनी में ऐसा कोई शेर है ही नहीं जो ये डील कर सके, क्यों है ना? जोगेश की इस बात के आगे दीपाली कुछ नहीं बोल पाई। उसे दरवाजे पर इतना सुनाया गया कि उसका पूरा मूड वहीं खराब हो गया। जाओ भाई जाओ, जाकर आराम करो और अपने बच्चे से भी मिल लेना। बेचारा इसकी राह देखते देखते सो गया। अब कर भी क्या सकता है, जिन बच्चों की माँ ऑफिस को घर परिवार से पहले रखती है उनके साथ तो यही होता है। सब कुछ सुनने के बाद बेचारी दीपाली चुपचाप अंदर आती है। उसके हाथ में लैपटॉप, बैग और चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान थी। वो चिंटू के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सॉरी बेटा, मुझे आने में बहुत देर हो गई। दीपाली अपने बैग से एक गिफ्ट निकालकर चिंटू के बगल में रख देती है ताकि वो सुबह उठे तो खुश हो जाए और फिर फ्रेश होने चली जाती है। इसके बाद वो अपने लिए रोटियां बनाती है और डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाती है। तभी एक बार फिर से घर का दरवाजा खुलता है। आज तो बहुत लेट हो गया ऑफिस में, ऊपर से कितना ट्रैफिक रहता है रास्ते में। दीपाली जरा एक गिलास चिल्ड पानी तो लाना। दीपाली अपना खाना बीच में छोड़कर उठती है और शुभम को पानी लाकर देती है। हाय मेरा बच्चा, कितनी देर रात तक मेहनत करता है, तभी तो चेहरा सूख कर कांटे जैसा हो गया। बेटा तो कल से एक गिलास दूध में बादाम और खजूर मिलाकर पीकर ही जाना, तभी तुझे दिन भर काम करने की ताकत मिलेगी। शुभम, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे लेट होगा, तो अगर तुम पहले आ जाते तो अच्छा रहता। हम दोनों में से कम एक तो उसके साथ रहता। तो मैंने कहा था ना मैं कोशिश करूंगा। अब नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। और वैसे भी ये सब देखना तुम्हारा काम है। घर के सुबह के काम खत्म करने के बाद दीपाली ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस का माहौल पूरी तरह अलग था। जहां घर में दीपाली की कोई कद्र नहीं थी, वहीं ऑफिस में हर कोई उसे इज्जत की नजर से देखता था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीपाली मैम, कल की प्रेजेंटेशन कमाल की थी आपकी। सच में मैम, अगर आप ना होती तो वो क्लाइंट कभी मानता ही नहीं। दीपाली खुश हो जाती है। इतने में बॉस के कैबिन से आवाज आती है, दीपाली जरा मेरे कैबिन में आइए। दीपाली कैबिन में जाती है और वहां वो जो सुनती है उससे उसकी बिगड़ी हुई सुबह की सारी बातें ठीक हो जाती है। बॉस दीपाली को एक सर्टिफिकेट देते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस दीपाली, इस महीने की बेस्ट एम्प्लॉई आप चुनी गई है। कंपनी को आप पर बहुत गर्व है। थैंक यू सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी खबर है। वही अमेरिका वाला क्लाइंट, अगर उसके साथ हमारी ये डील फाइनल हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। ये सुनकर दीपाली को बहुत खुशी मिलती है। उसके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और वो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सर, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, मैं ये मौका किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगी। गुड, हमें भी बस यही जज्बा चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा। शायद देर रात तक काम भी करना पड़े, तो क्या आपसे ये सब हो पाएगा? लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा, यानी कि फिर से ढेरों ताने सुनने पड़ेंगे। ये सब सोचकर दीपाली थोड़ा झिझकती है। फिर बॉस से कहती है, सर मैं लेट नाइट तक तो ऑफिस में नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन मैं शाम के बाद घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। ऐसे शाम के बाद जितना भी काम होगा मैं पूरा कर लूंगी। ठीक है, मुझे रिजल्ट चाहिए। आपको जैसे करना हो करिए, लेकिन बस इस डील को क्लोज कर दीजिए। जी सर।
दीपाली सारा दिन मन लगाकर काम करती है और फिर से घर में ताने ना सुनने पड़े इसलिए आज ऑफिस से जल्दी ही निकल जाती है, लेकिन आज टैक्सी नहीं मिल रही थी। अरे दीपाली, आज टैक्सी की हड़ताल है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आओ बैठो। दीपक के साथ जाने से अच्छा है मैं रिक्शा करके घर चली जाऊं। घर पहुंचने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन कम से कम ससुराल वालों की शक भरी निगाहों से तो बच जाऊंगी, वरना उन्हें तो यही लगता है मैं घर से बाहर जाकर पराया आदमियों के साथ घूमती फिरती हूँ। अगले दिन। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी है तू? माँ, याद है जब मुझे पहला प्रमोशन मिलने वाला था और तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर मेरे हाथ से वो मौका चला गया था। अरे बेटा, कैसे भूल सकती हूँ, तू कितना रोई थी उस दिन। हाँ माँ, लेकिन एक बार फिर से मुझे वही मौका मिला है। शायद मैं इस बार अच्छे से मेहनत करूँ तो मुझे प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। पहली प्रेगनेंसी, फिर 6 महीने के लिए प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो गया था मेरा। पूरे 5 साल तक मेरा प्रमोशन अटका रहा है। उसके बाद जब विदेश जाने का मौका मिला था तब भी मैंने चिंटू की वजह से इनकार कर दिया था। कितनी ही ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी तो बस मैंने इसलिए जानी थी क्योंकि मैं जानती थी मैं अपने बच्चे और जिम्मेदारी को छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, इस बार तुझे जो चाहिए वो तुझे जरूर मिलेगा, मेरा दिल कहता है, और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है। तू बस मन लगाकर काम कर। दीपाली को अपनी माँ से बात करके बहुत हल्का महसूस होता है। शाम को जैसे ही दीपाली घर पहुंचती है, दरवाजा खुलती ही वो थोड़ा रुक जाती है क्योंकि लिविंग रूम में एक अनजान आदमी बैठा हुआ था और शुभम उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था। अरे आगे तुम आओ आओ, मिलो, ये है मेरे बॉस। दीपाली हल्की सी मुस्कान के साथ नमस्ते कहती है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, ये मेरी वाइफ दीपाली MNC कंपनी में जॉब करती है। ओह अच्छा, नाइस। दीपाली, जरा जल्दी से कुछ बना दो, सर डिनर यहीं करेंगे। दीपाली चुपचाप अपना बैग रखती है और सीधे किचन में चली जाती है। उसकी थकान अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आदत के मुताबिक बिना कुछ कहे काम में लग जाती है। देखो शुभम, तुम्हारा काम अच्छा है और प्रमोशन के चांसेस भी काफी स्ट्रांग है। थैंक यू सर, मैं भी काफी टाइम से इस मौके का ही इंतजार कर रहा था। बस एक चीज है, इसके लिए तुम्हें दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा, वो भी कम से कम 1 साल के लिए। ये सुनते ही दीपाली के हाथ रुक जाते हैं और चाकू हवा में ही रुक जाता है। सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। ओह ओके गुड। और तुम्हारी फैमिली वगैरह, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हें ही भेज पाएंगे। अरे सर, वो सब हो जाएगा मैनेज, घर पर सब सपोर्टिव है तो मैं अकेले भी जा सकता हूँ। ये सुनकर दीपाली का दिल जैसे अंदर ही अंदर बैठ जाता है। जैसे तैसे वो खाना बनाती है और कुछ देर बाद बॉस खाना खाकर चला जाता है। अब तो दीपाली अपने आप को रोक नहीं पाती। शुभम, ये सब क्या था? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दूसरे शहर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो? हाँ, तो इसमें इतना बड़ा क्या है? बड़ा क्या है? जब मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए भी बाहर जाना होता था तो तब तो घर में जैसे भूचाल आ जाता था, और आज तुम पूरे साल के लिए जाने की बात कर रहे हो, तो सब ठीक है। अरे तो उसमें गलत क्या है? तू औरत है, तेरा काम घर संभालना है, बच्चे के पास रहना है। तू चली जाएगी तो कौन घर देखेगा? आदमी जात को कमाने के लिए परदेश भी जाना पड़ता है, उसके साथ तेरी बराबरी है क्या? और शुभम, क्या चिंटू की जिम्मेदारी शुभम की नहीं है? शुभम मर्द है, उसे बाहर जाकर काम करना ही पड़ेगा, करियर बनाना पड़ेगा, तभी तो कल को घर की जरूरत पूरी होगी। औरत की नौकरी से घर थोड़ी ना चलता है। तू तो बस टाइम पास कर रही है, उसके साथ तेरी कोई बराबरी नहीं है, समझी? हाँ, नहीं तो क्या। अरे औरत का असली काम होता है अपने घर को संभालना। सास ससुर पति बच्चे, यही उसकी दुनिया होती है। हमने तुम्हें शादी के बाद भी नौकरी करने दी, यही क्या काम है? अब मर्द बनने की कोशिश मत कर और घर पर ध्यान लगा। दीपाली को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। देखो दीपाली, हर बात को ना इतना बड़ा मत बनाओ। तुम्हारी नौकरी है ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अलग है। और वैसे भी एक साथ ही तो जॉब स्टार्ट की थी ना हम दोनों ने। तुम अपने काम के लिए इतनी सीरियस होती तो आज तक इस मिडिल लेवल की नौकरी में ना फंसी होती। मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया, और अभी फिर से प्रमोशन मिलने वाला है। तुम्हारी नौकरी एक टाइम पास की तरह तो चल रही है, इसे एक्सेप्ट करने में बुराई क्या है? क्या कहा तुमने? खुद के साथ मेरा कंपैरिजन किया? तुम सीनियर लेवल तक इसलिए पहुंचे क्योंकि आज तक जब भी कदम पीछे लेने की बारी थी ना, तो वो त्याग मैंने किया है, तुम तो बस आगे बढ़ते गए। घर, परिवार, बच्चे, मैटरनिटी, मेहमान, त्योहार, रिश्तेदार, कभी एक दिन के लिए भी छुट्टी ली आपने? और मुझे तो फरमान सुना दिया जाता है कि तीज, त्योहार, रिश्तेदार सबके लिए मैं ही तो अपने काम से छुट्टी लेती हूँ। भूलो मत, चिंटू के जन्म के अलावा भी कितनी ही बार परिवार के लिए मैंने हाथ आए मौकों को जाने दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं अच्छी माँ, बहू और बीवी बन सकूं। और उसका ये सिला दे रहे हो कि मेरी नौकरी, काम तुम्हें टाइम पास लगता है? आवाज नीचे रखो अपनी।
ये सुनकर दीपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तेज कदमों से अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके दीपाली खूब रोती है। कुछ देर मन हल्का करने के बाद वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। तभी चिंटू कमरे में आता है। मम्मी आप रो रही हो? दीपाली मुड़ती है और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ले आती है। अरे नहीं बाबा, मैं क्यों रोऊंगी, मेरा इतना प्यारा बेटा जो मेरे पास है। वो चिंटू को गोद में उठा लेती है और कसकर गले लगा लेती है। मम्मी आज आप मेरे साथ खेलोगी ना? कल तो आप सो गए थे। हाँ, आज पूरा टाइम मेरे राजा के लिए ही है। बोलो क्या खेलना है। दोनों फर्श पर बैठ जाते हैं, खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। चिंटू की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है और दीपाली भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती है। मम्मी आप सच में बेस्ट हो। एक तू ही तो है इस घर में बेटा जिसे मैं बेस्ट लगती हूँ। रात को घर में जब सब सो जाते हैं तब भी दीपाली जाग रही थी। वो बेड के कोने पर बैठी लैपटॉप खोलकर काम कर रही थी। सामने फाइल्स, नोट्स और फोन पर लगातार मेल्स आते जा रहे थे। बस थोड़ा और, बस ये डेक पूरा हो जाए आज। तभी शुभम करवट बदलते हुए चीड़ कर बोलता है। यार दीपाली ये क्या है, हर वक्त लैपटॉप, लाइट भी बंद नहीं कर सकती क्या? ऐसे भी मुझे नींद नहीं आती। अरे बस 10-15 मिनट और, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारा ये जरूरी काम कभी खत्म नहीं होता। प्लीज यार मुझे सोना है, और हाँ कल से आधी रात तक लैपटॉप पर खटखट करने की जरूरत नहीं है। अपना काम ऑफिस में खत्म करके आया करो। दीपाली कुछ सेकंड के लिए रुकती है, फिर बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप उठाती है। ठीक है, मैं बाहर काम कर लेती हूँ। अब दीपाली के अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। कभी छत पर बैठकर, कभी हॉल के कोने में, कभी किसी रूम की छोटी सी टेबल पर। दीपाली देर रात तक अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करती रहती है और वो धीमी आवाज में बात करती है ताकि किसी की नींद खराब ना हो। एक रात करीब 12 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन छत पर हल्की सी रोशनी अब भी जल रही थी। यस आई अंडरस्टैंड। अगर हम ये पॉइंट थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो क्लाइंट को और क्लियर हो जाएगा। यू डोंट वरी, मैं अभी अपडेट कर देती हूँ। तभी नीचे पानी पीने उठी सरला की नजर छत पर पड़ती है। उसे हल्की रोशनी दिखती है। हाँ, ये भला इस वक्त ऊपर क्या कर रही है? सरला धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और जैसे ही छत पर पहुंचती है सामने का नजारा देखकर दंग हो जाती है। दीपाली लैपटॉप के सामने बैठी थी और स्क्रीन पर एक आदमी साफ दिखाई दे रहा था। दीपाली घबरा जाती है और जल्दी से मुड़ती है। मम्मी जी आप? ये सब क्या चल रहा है आधी रात को? किससे बात कर रही थी तुम? सरला बिना कुछ सुने सीधे नीचे भागती है। जोगेश जी, शुभम, उठो जरा, देखो अपनी बहू के कारनामे। कुछ ही सेकंड में पूरा घर जाग जाता है। शुभम और जोगेश नींद में ही बाहर आते हैं। क्या हुआ मम्मी, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? अरे तू खुद देख ले, तेरी पत्नी आधी रात को छत पर किसी मर्द के साथ वीडियो कॉल पर बैठी है। ये सुनते ही शुभम और जोगेश का दिमाग भी खराब हो जाता है और दोनों छत पर जाते हैं। माँ क्या कर रही है? किससे बात कर रही थी तुम? शुभम वो क्लाइंट था, ऑफिस का काम था। अरे बस करो ये बहाने, हमें भी समझ में आता है कौन सा काम होता है रात के 12 बजे। ये ऑफिस वाले सारे जहां का काम तुझे ही देते हैं क्या? तू ही कमेरी है पूरी कंपनी में। हमारे घर की बहू इस तरह छुप छुप कर किसी मर्द से बात करेगी? छी छी छी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्लीज आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ये वही अमेरिका वाला क्लाइंट है जिसके बारे में मैंने बताया था। वहां की टाइमिंग अलग होती है, इसलिए रात में मीटिंग करनी पड़ती है। प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है। तुम समझाओ ना माँ जी को। तो इसके लिए आधी रात को छत पर बैठकर वीडियो कॉल करनी जरूरी है? अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? और क्या जरूरत है तुम्हें तिस मार्खा बनने की? नॉर्मल ऑफिस आवर्स में काम कर लिया करो, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कमरे में काम करती हूँ तो तुम्हें दिक्कत होती है? तुम खुद ही बोले थे ना तुम्हें नींद नहीं आती। अभी छत पर मच्छर के बीच बैठकर पसीना बहाकर काम कर रही हूँ, तब भी दिक्कत है। देख रहे हो जोगेश जी, उल्टा हमारे लड़के को जवाब दे रही है। इसके लक्षण बहुत खराब है, मैं बता देती हूँ। मुझे तो इसके चाल ढाल ठीक नहीं लग रहा है। पराये मर्द के लिए अपने पति के साथ जुबान लड़ा रही है। सरला ने सीधा दीपाली के चरित्र पर उंगली उठा दी थी और अब दीपाली से रहा नहीं गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत सुन ली मैंने आप सबकी। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, वही काम जो शुभम भी करता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अब आज से मैं किसी की कोई बकवास नहीं सुनूंगी। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई है, माँ की, बीवी की, बहू की, लेकिन मैं अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ और कोई मुझे रोकने की सोचे भी ना। इतना कहकर वो लैपटॉप बंद करती है और बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक दीपाली घर में किसी से भी बात नहीं करती और शुभम भी अपने बॉस के बताए काम करने के लिए बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन दीपाली के पास एक फोन आता है। हेलो, हाँ जी सर। जी क्या? सच में?
दीपाली फोन रखती ही खुशी से उछल पड़ती है। अरे पागल हो गई है क्या कूद रही है? मेरा प्रमोशन हो गया मम्मी जी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब हम बड़ी कार लेंगे, चिंटू का एडमिशन बड़े स्कूल में कराऊंगी, हम लोग पापा जी का घुटने का ऑपरेशन मुंबई से कराएंगे। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैंने सोचा था। तो अपने लिए कुछ नहीं करेगी? पहली बार सल्ला की आवाज में कुछ नरमपन था, जिससे दीपाली की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने लिए ही तो कर रही हूँ मम्मी जी। हाँ, आप लोगों को क्या लगता है मैं ये दिन रात मेहनत करके जो पैसे कमा रही हूँ वो सिर्फ अपने पर उड़ाने के लिए कमाती हूँ? आपके बेटे की तरह मैं भी इस घर को आगे बढ़ते देखने के लिए ही रात दिन मेहनत कर रही हूँ। अपने बर्ताव पर जोगेश इतना शर्मिंदा था कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू तो हमारे लिए हमारे बेटे से भी बढ़कर निकली। चलो अब ये रोने धोने का समय नहीं है, बहू के प्रमोशन को मनाने का समय है। चलो सब साथ में बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। डिनर करने के बाद दीपाली सास ससुर और बेटे के साथ आइसक्रीम खाने के लिए निकलती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन पर बॉस का नाम देखकर दीपाली के चेहरे के रंग बदलने लगते हैं। अरे बहू, तेरे बॉस का फोन है, उठा ले। मैं जानती हूँ बड़े पद पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, काम नहीं करेगी तो तरक्की कैसे मिलेगी? थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। मम्मा, मेरा टिफिन दे दो। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। इतने में उनके दरवाजे की घंटी बजी। बहू, देख दरवाजे पर कौन है। सिया दरवाजा खोलती है। सामने पड़ोस की निर्मला काकी डबडबाई आंखों से खड़ी होती है। नीलम, नीलम। दीदी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? नीलम, राजवीर जी की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। काकी, आप काका जी को हॉस्पिटल ले जाइए। बहू, अस्पताल में बिना पैसे के एंट्री नहीं देते। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। पिछली बार कुंडल गिरवी रख दिया, इसलिए नीलम के पास आई हूँ। 10,000 रुपए मिल जाते तो उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दीदी, अभी तो मेरे पास भी नहीं है। महीने के आखिर में दोनों बेटे देते हैं, वो घर खर्च के लिए हो जाता है। अभी तो 1-2 हजार ही पड़े होंगे। काका जी को अस्थमा है, उन्हें एक प्लीज भारी होगा। आप उन्हें अस्पताल ले जाइए, मैं पैसे लाकर देती हूँ। बहू, अगर पैसे हैं तो जल्दी ले आ। जी मम्मी जी। घर चलाने वाली सिया जितनी समझदार उतनी ही गुणी। हमेशा जिंदगी बैलेंस करके चलती है, लेकिन पिछले महीने उसकी जिंदगी में नीतू नाम के तूफान की एंट्री हो चुकी थी, जिसकी उसे अभी खबर भी नहीं थी। निर्मला के जाने के बाद। सिया बहू, ये नीतू बहू कहाँ है? मम्मी जी, मैं तो सभी के लिए टिफिन, ऑफिस और नाश्ते में पड़ी रही हूँ, मुझे तो वो दिखी भी नहीं। खैर बहू, मुझे चाय दे दे। इधर नीतू दुनिया से बेखबर चैन की नींद सो रही थी। तभी नीलम ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, नीतू बहू, नीतू बहू। सास की कड़क आवाज सुनकर नीतू की नींद खुली और वो हड़बड़ाकर अनमने कदमों से कमरे से बाहर आई। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, दोनों लड़के ऑफिस चले गए पर तुम्हारी नींद अब तक नहीं खुली। सिया कब तक अकेले घर संभालेगी? मम्मी जी, अभी मेरी पहली रसोई नहीं हुई है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। बहू, तुम सिर्फ खाना नहीं बना सकती, नाश्ता और कपड़े देना ये काम तो कर सकती हो वैसे भी। मम्मी जी, मैं भी तभी से जाग रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं जब कुछ काम नहीं कर सकती तो भीड़ क्या बढ़ाऊं। वाह देवरानी जी वाह, नींद अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही। वैसे झूठ अच्छा बोल लेती हो। मम्मी जी मुझसे ऐसे बोल रही, जरूर जेठानी जी ने मेरे खिलाफ जहर भरा होगा। बहू, अपनी जिम्मेदारी समझ, जल्दी उठा कर। मम्मी जी बताइए, क्या काम करना है? तू जाकर मिट्टू को बस तक छोड़ा, बाकी काम सिया कर लेगी। जी मम्मी जी। अब नीतू का पहली रसोई की रस्म ना होने का बहाना खत्म होने वाला था। 10 बजे तक सोने वाली नीतू की सुबह उठने का मुहूर्त निकल ही आया। एक दिन, सिया बहू, पंडित जी ने बताया है कल बढ़िया मुहूर्त है। ऐसा करती हूँ कि नीतू की पहली रसोई की रस्म कर देती हूँ। हाँ मम्मी जी, नीतू खाना बनाने लगेगी तो मुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कहा था कि पहली रसोई की रस्म 1.25 महीने बाद होगी और अभी तो 1.25 महीने होने में 10 दिन बाकी है। नीतू, 1.25 महीने से मतलब नहीं है, अगर अच्छा दिन पड़ रहा है तो रस्म हो जाएगी। नीतू बहू, कल खाना ज्यादा बनेगा क्योंकि कल परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे तो खाना ज्यादा बनेगा। मम्मी जी, परिवार के लोग तो रोज ही साथ खाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है।
छोटी बहू, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। ताई जी, मौसी जी को इनवाइट करूंगी, हो सकता है उनके बच्चे भी आए। मम्मी जी, अभी शादी में तो सब इकट्ठे हुए ही थे, अब पहली रसोई में बुलाएंगी तो खर्च ज्यादा होंगे। नीतू, तुम्हें इन चीजों की समझ नहीं है तो अपना मुंह बंद रखा करो। बहू की पहली रसोई होती है तो परिवार के लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। जेठानी जी की जुबान ज्यादा लंबी हो रही है, लगाम तो लगानी पड़ेगी। सिया बहू को कोई बात सीखनी नहीं पड़ी, घर परिवार को कितने अच्छे से समझती है। मम्मी जी, राशन खत्म हो गया है, राशन और सिलेंडर के लिए पैसे चाहिए। ठीक है सिया बहू, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। नीलम सोफे से उठकर रूम में चली जाती है और तभी नीतू, भाभी, परिवार में तो 14-15 लोग हैं, इतने लोगों का खाना क्या मुझे अकेले बनाना पड़ेगा? हाँ, जाहिर है, तुम्हारी पहली रसोई है तो खाना तुम्ही को बनाना पड़ेगा। प्लीज भाभी, खाने का मेन्यू ऐसा रखना जो आसानी से बन जाए, वरना इस गर्मी में 14-15 लोगों का खाना बनाते बनाते मैं तंदूरी ना बन जाऊं। नीतू, खाने का मेन्यू मम्मी जी डिसाइड करेंगी, मैं बस राशन लाकर देती हूँ। नीलम हाथ में पैसे लेकर रूम से निकलती है। बताओ सिया, राशन के लिए कितने पैसे दे दूं? मम्मी जी, हर महीने से 2-3 हजार रुपए ज्यादा दे दो, मतलब 15,000 रुपए दे दो, उनमें काम चल जाएगा। सिया बहू, ये लो, पूरे 15,000 रुपए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं राशन लेकर आती हूँ और फिर सिलेंडर भी बुक कर दूंगी। ठीक है। सिया राशन लेने सुपरमार्केट के लिए निकल जाती है। वहां किफायती दामों में बढ़िया क्वालिटी का राशन खरीदती है। दोनों हाथों में राशन के थैले लिए पसीने में भीगी घर पहुंचती है। बहू, लगता है बाहर बहुत गर्मी है। हाँ मम्मी जी, गर्मी तो बहुत है, ऊपर से इतने भारी थैलों ने थका दिया। नीतू बहू, देख रही हो, जाओ थैलों का सामान निकालकर किचन में रखो। जी मम्मी जी, लाइए भाभी, मैं करती हूँ। नीतू पर घर की नहीं बल्कि राशन के थैलों को उठाने की जिम्मेदारी भारी पड़ रही थी। राशन के थैले किचन में पटकती है, फिर थैली से सामान निकालते हुए। राशन तो काफी अच्छी क्वालिटी का है, शायद तभी उन्होंने राशन के लिए 15,000 रुपए मांगे। तभी उसे दूसरे थैलों में राशन का बिल दिखाई देता है। ये क्या, राशन का बिल? नीतू तेज नजरों से बिल उठाकर देखने लगती है। ये क्या, इतना सारा राशन सिर्फ 7,000 में? मतलब भाभी ने राशन खरीदने के बाद 8,000 रुपए बचा लिए। सिया पानी पीने के लिए किचन में आती है। तभी, क्या हुआ नीतू, ऐसे क्या देख रही हो? आप इतनी कम दाम में बढ़िया राशन ले आती हो, इतने सालों में आपने काफी सेविंग कर ली होगी। नीतू, कम दाम में अच्छा सामान लेने के लिए समझदारी चाहिए होती है, तभी तो भाभी आप आधा राशन आधा पॉकेट वाला गेम अच्छे से खेल पाती हो। नीतू, ये क्या पहेलियां बुझा रही हो, साफ साफ बताओ। आपने मम्मी जी से राशन के लिए 15,000 रुपए लिए और ये बिल सिर्फ 7,000 का है, मतलब राशन के बाकी सारे अपनी पॉकेट में। वाह नीतू, मुझे अभी सिलेंडर लेना है और महीने के बीच में हजारों खर्च होते हैं। भाभी, सिलेंडर मात्र 1,000 रुपए का आता है, बाकी के पैसों का तो आपने घोटाला कर लिया ना। ये बात तो मम्मी जी को बतानी पड़ेगी कि जिस बहू के वो गुणगान करती रहती है वो बहू उनकी तो चोर है। नीतू प्लीज, ये बात मम्मी जी को मत बताना, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप तो मुझसे बड़ी हैं। ठीक है, आपने बोल दिया, मैं मम्मी जी को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू नीतू। नीतू ने अब अपनी जेठानी की दुखती नस पकड़ ली थी। फिर क्या, अगले दिन नीतू की पहली रसोई घर मेहमानों से भरा हुआ था। नीतू, अपनी पहली रसोई की तैयारी करो, घर में मेहमान आ गए हैं और तुम इतना लेट उठी हो। जाओ अब जल्दी से खाना बनाओ। मम्मी जी, वैसे खाने में क्या क्या बनाना है? पहली रसोई के खाने में जो बनता है वही बनाओगी, कुछ स्पेशल तो नहीं बनाना है। वही पुआ, कढ़ी, चावल, पूड़ी, सब्जी। मम्मी जी, मुझे पुआ और कढ़ी बनाना नहीं आता है, वो भी इतना सब कुछ अकेले कैसे बनाऊंगी? बहू, इस तरह हैरान क्यों हो रही हो, सारी बहुएं अपनी पहली रसोई में इतना तो बनाती ही है। जी मम्मी जी। नीतू किचन में चली जाती है और सब्जी निकालते हुए सोचती है, मम्मी जी मेहमानों में लगी हुई है, तब तक मैं सिया भाभी को बुलाकर कढ़ी बनवा लेती हूँ, वरना सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नीतू सिया के रूम में जाती है। सिया कपड़ों पर प्रेस लगा रही होती है। भाभी जी, खाना बहुत बनाना है, आप मेरे साथ चलकर कढ़ी बनवा दीजिए। नीतू, मम्मी जी ने साफ मना किया है, आज जो भी खाना बनेगा तुम खुद ही बनाओगी, वरना मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। भाभी जी, मैं आपको सब्जियां देती हूँ, आप रूम में बैठकर काट दीजिए, मम्मी जी को पता नहीं लगेगा। मैं कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ, इतना काम तो तुम खुद कर सकती हो। भाभी जी, ये काम बाद में कर लेना, अभी आप सब्जियां काट दीजिए। ठीक है, तुम सब्जियां यहीं ले आओ।
नीतू चालाकी से सिया से सब्जी तो कटवा लेती है, पर उसकी चालाकी तब भारी पड़ जाती है जब नीलम की नजर सिया के हाथ में सब्जी की टोकरी पर पड़ती है। सिया बहू, ये सब्जियां। मम्मी जी, वो नीतू को कटहल काटना नहीं आता, इसलिए मैंने काट दी। नीलम, कैसी फुहर बहू ले आई है जिसे कटहल तक काटना नहीं आता। दीदी, नीतू बहुत आलसी है। सिया, तुम्हें मना किया था, आज उसकी मदद नहीं करोगी। सॉरी मम्मी जी। बहू, नीतू आज खाना तैयार कर लेगी या भूखे मारने का इरादा है? ताई जी, अभी देखती हूँ। सिया तेज कदमों से सास की नजरों से बचकर किचन में पहुंची। ये लो सब्जी, और हाँ, तुम्हारी चालाकी के बारे में मम्मी जी को पता लग गया है। भाभी जी, मम्मी जी को मेरी ही चालाकियों के बारे में पता लग सकता है, और सबके लिए तो काला चश्मा पहन लेती है। नीतू, ताई जी को भूख लग रही है, जल्दी करो। जी भाभी जी। कुछ देर में नीतू खाने के लिए आवाज देती है। खाना तैयार है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। आवाज सुनते ही एक एक करके सब डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। सिया और नीतू सबके लिए खाना लगाती है। देखते हैं नीतू बहू ने आज क्या कमाल दिखाया है। दीदी, कमाल तो तब दिखेगा जब आज का खाना खाने लायक निकल जाए। मम्मी, खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही होगा। मैं तो कढ़ी चावल खाने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन नीलम, जरा चक्कर देख, कढ़ी में कच्चे तेल की महक आ रही है। रंजना जी, सही कह रही हो, पर मालपुआ और सब्जी तो सही बनी है। चाची, मुझे भी मालपुआ दो ना। वाह नीतू, कटहल की सब्जी एक नंबर बनी है, बस थोड़ा ऑयल ज्यादा है। कढ़ी में कच्चे तेल की महक और कटहल में तेल की बारिश के बाद भी नीतू के खाने की तारीफ कर रही है। नीतू, ताई जी की बातों को सुनकर मन छोटा मत करो, खाना टेस्टी है और सभी का पेट भरने के लायक है। दीपक, तू सही कह रहा है, सिया के साथ रहकर नीतू भी अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। नीतू खाना बनाने में पास हुई या फेल ये तो नहीं पता, पर उसे सिया की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब सब मेहमान चले गए तब नीतू, भाभी जी, अब तो सभी का खाना हो चुका, मैं इतने लोगों का खाना बनाकर थक गई हूँ, ऐसा करिए किचन समेटकर बर्तन धो दीजिए। क्या मतलब? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम इस तरह से मुझसे काम कैसे करवा सकती हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करवा सकती। अरे भाभी जी, कल मैंने आपकी बात मानी, आज आप मेरी मानिए, वरना आप कहें तो मम्मी जी को राशन घोटाले की कहानी सुना दें। सिया का चेहरा पल में उतर गया, उसकी मजबूरी उसकी आंखों में दिख रही थी। तुम जाओ, आराम कर लो, मैं ये सारा काम फटाफट से कर देती हूँ। भाभी जी, ये बात आप पहले कह देती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। खैर, मैं आराम करने जा रही हूँ। सिया बर्तन साफ कर रही थी, किचन में नीलम आ जाती है। बहू, ये बर्तन तो नीतू को सफाई करने चाहिए, तू क्यों कर रही है? मम्मी जी, वो नीतू थक गई थी तो मैंने ही उससे बोल दिया कि बर्तन मैं धो दूंगी। नीलम किचन में नजर घुमाते हुए, हे भगवान, नीतू बहू ने किचन में कितना आटा और बेसन फैलाया है, किचन को कबूतर खाना बना दिया, इसे सफाई करने में घंटों लग जाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं साफ कर दूंगी। बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो काम उसे करना चाहिए तू क्यों कर रही है? मम्मी जी, मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। तूने इतने सालों तक घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, अब उस पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगी तो वो सीखेगी कैसे? मम्मी जी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नीतू बहू की आराम की आदत पड़ गई है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अब नीतू की आराम पर नीलम का कहर होने ही वाला था, लेकिन सही समय का इंतजार था। इधर रोहन डिनर के बाद सिया के पास आया। भाभी, बहुत परेशान हूँ, आप ही हो जो हेल्प कर सकती हो। हाँ बोलो ना देवर जी। भाभी, शादी और घर खर्च इतना हो गया कि गाड़ी के इंश्योरेंस की किस्त के लिए पैसे नहीं बचा पाया, आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। देवर जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं आपको अपनी सेविंग से 5,000 रुपए दे दूंगी। थैंक यू भाभी। रोहन की परेशानियां सिया ने चुटकियों में खत्म कर दी, पर सिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। सिया, नीतू पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उठाती। एक शाम नीतू के रूम में, सिया भाभी। हाँ नीतू, तुमने बुलाया? एक कप कॉफी चाहिए, अभी लेकर आती हूँ। सिया नीतू को रूम में कॉफी देने जा रही होती है, तभी नीलम, सिया, तुम पूरे दिन नीतू की सेवा में क्यों लगी रहती हो? कुछ नहीं मम्मी जी, उसके सिर में दर्द है। नीतू के सिर में दर्द तो नहीं था, पर वो सिया का सिर दर्द बन चुकी थी। मुन्नी जी के घर सगाई का कार्ड आया, तभी नीलम दोनों बहुओं से, देखो, कुछ दिनों बाद मुन्नी मौसी के लड़के की सगाई है, तो तुम दोनों साड़ी खरीद लाओ, क्योंकि ब्लाउज बनने में टाइम लगेगा। मम्मी जी, आप सही कह रही हो, मिट्टू के लिए भी कपड़े ले आऊंगी। वाह मम्मी जी, आप हमें साड़ी दिलाएंगी? मैं तुम दोनों को 5-5 हजार रुपए दे रही हूँ, लेकिन साड़ी ऐसी खरीद लेना कि पूरी पार्टी में सबकी नजर तुम दोनों पर ही टिक जाए।
मम्मी जी इस बात की फिक्र मत करिए, अभी तो बढ़िया सी साड़ी खरीदनी है, फिर क्या पार्टी में हमारा चलवा होगा। अब तुम दोनों मार्केट निकल जाओ और जल्दी वापस आना, नहीं तो डिनर के लिए देर हो जाएगी। जी मम्मी जी। नीतू मार्केट में सुंदर साड़ी देखकर चक्कर में पड़ जाती है, पर सिया कई साड़ी देखती है। अपनी बजट के हिसाब से वो पेस्टल कलर की सुंदर सी साड़ी खरीद लेती है। देखो नीतू, मुझे तो ये साड़ी पसंद आई, मैं इसे पैक करा रही हूँ। तुमने इतनी साड़ियां देखी, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? हाँ हाँ भाभी, देखिए ये साड़ी कितनी सुंदर है, मुझ पर खूब जचेगी, मैं भी इसे पैक कर लेती हूँ। नीतू, ये हमारी रेंज से ऊपर है, मम्मी जी ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं, 7,000 नहीं। भाभी, आपकी साड़ी तो सिर्फ 3,000 की है ना, तो 2,000 रुपए जो बचे हैं वो मुझे दे दीजिए। लेकिन मैंने तो मिट्टू के कपड़े लेने हैं, इसलिए पैसे बचाए, वरना मुझे तो 5,000 वाली साड़ी पसंद आई थी। भाभी जी, आप इस तरह नाटक मत करिए, आप हर महीने राशन से 4-5 हजार रुपए बचाती हैं, उनमें से 2,000 रुपए नहीं दे सकती। ठीक है, मम्मी जी से कहूंगी अपनी संस्कारी बहू से पिछले 5 सालों के बजट का हिसाब ले ले। नीतू, बात नहीं बढ़ाते, मैं मिट्टू के कपड़े बाद में ले लूंगी, तो ये साड़ी खरीद ले। नीतू सिया पर बुखार की तरह चढ़ रही थी, पैसे से लेकर आराम तक हराम कर डाली। फिर एक दिन सिया खाना बना रही होती है, तभी सिया बहू, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, दोनों टाइम का खाना झाड़ू पोछा अकेले ही करती हो, नीतू से काम क्यों नहीं करवाती? मम्मी जी, वो हॉस्टल में रहकर पड़ी है, उसे इतना काम करने की आदत नहीं है। उसे चाय बना कर देना, रोहन और उसके कपड़ों पर प्रेस करना, ये काम तो उसे आता है, फिर भी तुम ही करती हो, ऐसा लगता है वो तुम्हें नचा रही है। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं कब तक नाचती हो। अब सिया ने गुलामी के लिए हाथ खड़े कर दिए। जब खुद की हेल्थ और मिट्टू का रिजल्ट देखा, नीतू शाम को पूरे ताव में सिया के पास आई। भाभी जी, आप रूम से बाहर नहीं निकल रही, आखिर डिनर बनेगा या फिर सब हवा खाकर ही जिंदा रहेंगे? नीतू, अभी दीपक जी मुझे बहुत सुना कर गए हैं। क्यों, क्या हो गया? मिट्टू मैथ्स एग्जाम में फेल हो गई, क्योंकि तुम्हारे और घर के काम के चक्कर में मैं इसे पढ़ा नहीं पाई। वाह भाभी जी, अच्छा बहाना है, जब मैं नहीं थी तब घर का काम और मिट्टू की पढ़ाई तुम ही देखती थी। हाँ, लेकिन जो तुम मुझे एक्स्ट्रा चाय, कॉफी, मैगी बनवाती हो, उसका क्या? जब तुम नहीं थी तब मम्मी जी मेरी हेल्प कर देती थी, अब उन्हें क्या पता तुम मेरी हेल्प नहीं करती और काम बढ़ाती हो। जेठानी को नौकरानी बनाकर रख दिया है। सिया की आंखें डबडबा गई, पर नीतू कड़क आवाज में, भाभी जी, अब मिट्टू एक दिन में कलेक्टर नहीं बन जाएगी, डिनर बनाओ वरना मम्मी जी मेरा सिर खाएंगी। नीतू, मैं डिनर नहीं बना रही। ठीक है, फिर मैं मम्मी जी को राशन घोटाले की कहानी सुना देती हूँ। नीतू, तुम्हें जो करना है करो, पिछले 1 महीने से तुमने परेशान कर लिया, मैं नहीं डरती, ज्यादा से ज्यादा मम्मी जी घर से निकाल देंगी ना। ठीक है, फिर आ जाओ, सच का सामना करो। नीतू हॉल में बैठी नीलम को सिया के राशन में से बचत करने की सारी सच्चाई बता देती है। नीलम ये सुनकर हैरान होती है। सिया बहू, सिया बहू। सिया डबडबाई आंखों से रूम से बाहर आती है। जी मम्मी जी। तुमने बताया नहीं तुम राशन लाने के बाद इतनी बचत कर लेती हो। वो मम्मी जी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें शाबाशी देने के लिए यहाँ बुलाया। तुम एक सफल गृहिणी जो हो, राशन के बाद बचत कर लेती हो। मम्मी जी, ये बचत नहीं, चोरी है, वो तो मुझे पता लग गया, वरना तो ये क्या क्या घोटाले करती। नीतू बहू, हर गृहिणी ऐसा करती है, ये चोरी नहीं समझदारी है। मुझे लग रहा है इसलिए पिछले 1 महीने से जेठानी की लगाम देवरानी के हाथ थी। जी मम्मी जी, नीतू मुझे धमकी देकर सारे काम करवाती, अब मैं थक चुकी हूँ। नीतू बहू, सिया की बचत मेरी नजर में रहती है, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। सिया, अब से 1 महीने तुम कोई काम नहीं करोगी, अपनी बच्ची को पढ़ाओ या मायके जाओ, घर की सारी जिम्मेदारी नीतू उठाएगी। ये क्या मम्मी जी, मुझे ही सजा मिल गई? नीतू बहू, तुम्हें इसकी जरूरत है।